नमस्कार, जोहार। आप सभी देख रहे हैं जीटी रोड लाइव। मैं निशा नायक, निशा भगत। जी हाँ, निशा कुमारी भगत, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। उन्हें किसी ने धमका दिया, चमका दिया। क्या सच में निशा दहशत में है? पिछले दिनों रात में उनका किसी से झगड़ा हो गया था। फिर पिठोरिया थाना में वह रोते हुए दिखी और अब किसी ने उन्हें धमकी दे दी है। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई केस हो चुके हैं। उन पर भाषा की मर्यादा लांघने का भी आरोप है। आखिर पूरा मामला है क्या? निशा भगत से ही सुनिए। लगातार मैं अपने संस्कृति, परंपरा, अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ। ऐसे में देखिए, एक घटना घटी थी पिठोरिया में। उसके बाद में मुझे ऐसे ही धमकी भरा मैसेज जो आता है। कल मुझे रात में इमरान किंग करके एक लड़का है जो बहुत ही अभद्रता से कल रात में 10:10 में एक मैसेजेस आता है। मैं इसको सोची कि इसको इतना लाइट ले करके चली कि ऐसे तो बहुत गालियां पड़ती हैं। लेकिन आज सुबह में इमरान किंग ने मेरे फेसबुक में उन्होंने अपना जो रूप है वो दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रिंस खान का गैंग से हूँ और मैं दुबई से बोल रहा हूँ और मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, अगर नहीं देंगी तो गाली देते हुए उन्होंने कहा है कि जान से मार देंगे। और आप देख लीजिए कि ये मैसेजेस है उनका कि किस तरीके से उन्होंने मुझे फिरौती भी मांगा है, धमकी भी दी है और उन्होंने बताया है कि वो प्रिंस खान का आदमी है और दुबई से बोल रहा है। कितना फिरौती की मांग किया गया? 5 लाख की फिरौती इन्होंने मांगी है। कारण क्या लग रहा है? कारण यही है कि लगातार मैं अपने समाज, अपने संस्कृति, परंपरा के लिए जो संघर्ष कर रही हूँ, डिलिस्टिंग का मांग कर रही हूँ और ईसा और मूसा वालों को लगातार चेता रही हूँ, जो कि लगातार हमारे संस्कृति परंपरा को प्रहार करते हैं। ऐसे लोगों को लगातार चिताने का काम की हूँ। ऐसे लोग मुझे धमकाने का काम लगातार करते आए हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा ही मामला हो गया है और ये सरकार जो है, आदिवासी सरकार होने के बावजूद आदिवासियों का हक अधिकार को सुन नहीं रहे हैं। आदिवासियों की रक्षा करने में असमर्थ व्यतीत दिख रहा है इनका। और पिठोरिया थाना को भी लगातार मैंने कहा है कि हमारे जान को खतरा है, लेकिन ये सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज जो मामला उभर के आया है, पिठोरिया थाना से प्रभारी ने फोन किया और उन्हें आश्वस्त किया है कि इस विषय को लेकर के हम कड़ी से कड़ी संज्ञान लेंगे और अविलंब गिरफ्तारी करेंगे, उन्होंने कहा है। निशा जी, इससे पहले भी जो है आपको कुछ लड़कों द्वारा गाली देने का आरोप बिल्कुल। आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 साल से लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कभी पुतला जलाते हैं, कभी मुझे गाली गलौज करते हैं, कभी मेरा रास्ता रोक देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का जो है इन लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ट्रैप किया गया था और इसी के तहत मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़ी हुई ही कड़ी है। अगर प्रिंस खान की बात होती तो लगातार प्रिंस खान अपने ही वीडियो के माध्यम से वो धमकी देते हैं। वो देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, पूरा झारखंड देख रहा है कि अपराध जिस तरीके से यहाँ हावी है झारखंड में, प्रशासन जिस तरीके से विफल रही है अपने जो कार्रवाई करने में। तो इसी को लेकर के आज साइबर थाना आए हैं और हमारे समाज के साथ हमारे समाज के अगुवा आए हुए हैं और हम लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं। एक आदिवासी बेटी होने के नाते 5वीं अनुसूची जो हमारा राज्य है, हमारा जो अधिकार है, उसको लगातार मैंने उठाते रही हूँ। मैं चाहे पेशा अधिनियम कानून हो, चाहे डिलिस्टिंग की बात करिए, चाहे हमारे संस्कृति सभ्यता पे प्रहार जिस तरीके से खूंटी में आप देख लीजिए, ईसाई लोग जो है हम लोगों का जो पारंपरिक जो स्वशासन है उसमें कब्जा कर लिए हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसपे हम लगातार बात करते हैं। इसी को लेकर के इन्होंने धमकी दे दी है। आपके समाज में भी कई लोग जो हैं जो समाज हित की बात करते हैं, उन लोगों को कभी धमकी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है? चूंकि डिलिस्टिंग को लेकर के आप देख रहे हैं कि कुर्मी आंदोलन का जब आंदोलन रहा तो उस समय भी काफी विवादों में रहा कि डिलिस्टिंग मेरा जो प्रायोरिटी था, सबसे पहला प्रायोरिटी था कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। जो अपने लोग हैं, जो अपने समुदाय के लोग जो कर की विदेशी धर्म को अपना लिए, उनका मैं लगातार विरोध करते रही हूँ। इसी वजह से ये प्रकरण लगातार मेरे साथ हो रहा है। निशा भगत को किस तरीके से टारगेट करना है? अगर मेरी मंशा होती कि किसी तरह का झगड़ा करना, तो आप देखिएगा कि मैं घर से किस वे में निकल रही हूँ। प्लस वहां पे जब माहौल इतना गर्म हो गया तो लास्ट में मुझे ये लाइव चलना पड़ा। लाइव नहीं जाती तो शायद मैं इन लोगों को बता भी नहीं पाती कि मेरे साथ घटना क्या घटा, क्योंकि ये लोग पहले से रिकॉर्ड करने वाले लोग 4-5 लड़के लोग थे, हमारी तरफ से 3 लोग थे।
एक लड़की जो कर की आरती सिंह, और उन्हीं को छोड़ने के लिए, उसी बच्ची को छोड़ने के लिए मैंने भाई को इंसिस्ट किया था कि भाई इधर आ रहे हैं आप तो उनको छोड़ दीजिएगा। और लगातार आप देखिएगा कि वो गलत गलत बात बोल रहा है। जो घटना घटी थी उस घटना को लेकर के वो बात कह ही नहीं पा रहा है। और अगर ये लोग सच्चाई में होते तो शायद वो लोग मैदान छोड़ करके नहीं भागते। मैंने तो प्रशासन को बुलाया था, आधी रात में प्रशासन के यहाँ मैं पहुंचती हूँ, और वहां पे देखिए जैसे जितेंद्र साहू का नाम लिया गया, अगर ये लोग सच्चाई में होते, ये लोग गुंडा नहीं होते और ये लोग जमीन दलाल पर नहीं होते, अगर ये लोग पहले से प्लान नहीं करते तो जितेंद्र साहू लोगों को, जो कि 20 से 25 लोगों को मेरे घर पे लेकर के आया था कि केस को नहीं करने के लिए, उनकी माताजी भी पहुंची थी। किनकी माताजी? तो पंकज साहू की माताजी रात में वो पहुंची थी। तो ये पूरी तरीके से हमारे नाम पे अपना चेहरा चमकाना और अपनी गुंडागर्दी को बढ़ाना और लगातार इस तरीके का जो उनका प्रकरण है उसको अपना क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने निशा भगत को टारगेट किया, क्योंकि निशा भगत एक ऐसा फेस थी जो करके पूरे झारखंड में अभी चल रहा है। और आप बताइए कि पिछले 1.5-2 सालों से लगातार मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है लोग। कभी सुषमा बड़ाई लगा देती है दे व्यापार का, तो कभी बेटी बेचवा कर देता है, तो कभी आम सप्लायर कर देता है, तो फलाना चिलाना जमीन दलाल कह देता है, और तरह तरह का ये लोग एलिगेशन लगा रहे ताकि अब मेरी जो लड़ाई है वो स्टॉप हो जाए। और अपना नाम चमकाने के लिए लोग जो है, अपनी गुंडागर्दी चमकाने के लिए, अपनी रंगदारी चमकाने के लिए इन लोगों ने जो प्रकरण किया था यही दिख रहा है। अगर ये लोग सच में सच्चाई में होते तो पीछे से गाड़ी उनकी नहीं भागती। आप पुलिस प्रशासन अच्छे से जांच करे तो इसमें पूरा दूध का दूध पानी हो जाएगा कि ना ही इसमें कृष्णा नायक का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। मुझे वहां पे गांव की बात थी, गांव घर में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे किसी भी समुदाय का हो। और हमारे गांव घर के लोग इतने अच्छे हैं कि कभी वहां सब्जी उगाने वाले किसान परिवार से सब लोग हैं, कभी सब्जी पहुंचाते हैं, कभी कोई समस्या होती है तो आपसी हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गांव में फ्रिक्शन डलवाने का इन लोगों का मुद्दा जो दिख रहा है, एक आदिवासी लड़के को सामने करके वो केस करवाना, तो वो आदिवासी लड़का अगर प्रताड़ित था तो रात में क्यों नहीं गया केस करने के लिए? वो वहां पर पंकज साहू की माताजी क्यों पहुंचती हैं? और ये लोग दूसरे तीसरे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग सफाई अपना न दे करके सिर्फ और सिर्फ निशा भगत पे इलिगेशन और कृष्णा नायक को बीच में टारगेट क्यों किया गया? जबकि कृष्णा नायक एक सनातन लड़का और सनातन भाई होने के नाते मैं उनके साथ में, मेरा 8 साल से मैं राखी बांधती हूँ उनको। हमारा कोई भी ऐसा कोई किसी तरह का एक भी केस निकाल दीजिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, अगर कोई भी दावा करता है कि निशा भगत जमीन को लेकर के या फिर कृष्णा नायक है, तो बोला ना हमने कि एक आवेदन भी दे दीजिए ना, एक आवेदन दे दीजिए कि हमारी संलिप्तता है या फिर हमने किसी जमीन पे रंगदारी की है। हम जो भी गांव के लोग जो आवेदन देते हैं संवैधानिक तरीके से कि हमारा जो जमीन लूटा जा रहा है या तो हमारे पास ये समस्या है, सारे पेपर्स के बाद में हम उसमें जांच करने के बाद ही हम चढ़ते हैं। तो कहाँ यहाँ दिख रहा है? पंकज साहू का ये आरोप है मैडम कि मैनेज करने के लिए 2 लाख रुपया का आप मांग के, ये जो आरोप लगा रहा है कि एक महिला का छीछा लेदर करना, सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर केस करता अगर मैं गलत थी। थाना तो किसी का, ना मेरा बाप का है ना किसी का है, तो थाना तो सबके लिए है। संवैधानिक प्रक्रिया तो पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए है, तो संवैधानिक प्रक्रिया में जाना चाहिए था। हमारा जो लाइव आया उसके बाद में हमने कोई ऐसी प्रतिक्रिया और गंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया। आवेश था उस टाइम में, क्योंकि अगर मुझ पे कोई जानलेवा हमला करेगा, कोई गुंडा क्रिमिनल बनेगा, अगर गांव वाले लोग आए तो मुझे भी ताकत मिल गया। गांव वालों के सामने ये घटना घटा है और गांव वालों ने भी ये कहा कि निशा दीदी के बारे में ऐसा ना कहिए। और निशा दीदी पे हावी जब हो रहा था उस टाइम में गांव वाला लोग उन पे चढ़ाई किया, प्रशासन आने वाला था, तब इन लोग ने अपने आप को वहां से 9-2-11 कर लिया, भाग गया। भागने की क्या जरूरत थी? एसपी साहब से भी बात हुई, जिला बदर की बात कर रहे थे, वो भी जानते हैं कि वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। अगर क्रिमिनल नहीं होता तो जिला बदर की बात ही नहीं होती। लेकिन मेरा तो पूरा झारखंड राज्य में दौरा होता है, झारखंड ही नहीं, मुझे कभी बंगाल आप देखते हैं, कभी अन्य जगह अन्य राज्यों में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जिला बदर से न्याय नहीं मिलेगा। मुझे न्याय चाहिए कि वो अपराधी है, प्रशासन भी जानता है। अगर कल के डेट में ये हथियारबंद अपराधी जिस तरीके से लगातार जो है मेरे पे हमला हो रहा है, चाहे कमेंट्स के माध्यम से कहिए, चाहे बोली के माध्यम से कहिए, चाहे रास्ता रोकने का बात करिए, कभी हमारे लिए आप देख रहे हैं लगातार कभी पुतला जलता है, कभी हमारा मार्ग को रोक दिया जाता है, कभी गाली गलौज किया जाता है, तो ये मेरे लिए तो खतरा है। और ये हमारा नाम को भंजाने का ये पंकज साहू और उसके पीछे जरूर कोई ना कोई हाथ है, इसीलिए वो इतना
उछल रहा है। अदरवाइज में मुझे नहीं लगता है कि पंकज इतना कुछ कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी फरारी में चल रहा है, वो घर में रहता नहीं क्या है। और सुरक्षा को लेकर के यहाँ के डीजीपी से लेकर के यहाँ के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, इनफैक्ट गुमला के उपायुक्त को दिया है हमने। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि कार्रवाई भी हुई है कि अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी का कार्यालय गुमला में दिया गया आवेदन। सुश्री निशा कुमारी भगत, पिता श्री हंदू भगत, निवासी डीएसपी रोड, बड़ा मोहल्ला गुमला से प्राप्त आवेदन प्रवीण कच्छप उसी समय दिया हुआ। प्रवीण कच्छप जब ईसाई लोग हम पे जानलेवा हमला की बात की थे, जान से मारने की धमकी देने एवं सोशल मीडिया पर फोटो द्वारा चरित्र पर कीचड़ उछाड़ने के संबंध में हमने तो कब दिया है, 2025 का ही है, 10वां महीना का है 11। आप देख लीजिए कि किसको दिया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया हुआ है। आपने सुना निशा भगत ने क्या कहा है, लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।